हम्म। माँ अवतार बाबा जी का नमन है, माँ पत्री ऋषि जी का नमन है। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, हर पल हर क्षण आप हमारे साथ हो। इसीलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा, जैकपॉट, गुड न्यूज से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है। प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, समय, परिस्थिति, वातावरण, यातायात, जन्म कुंडली, ब्रह्मांड, मौसम, पूरी कायनात, धन, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, भाग्यशाली हैं। हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारा घर सुख, शांति, समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल है, सफल है, सफल। हे नारायण, आपका धन्यवाद है, जीवन के सातों सुख देने के लिए आपका धन्यवाद। हे नारायण, आपका धन्यवाद, हम सदा सत्य बोलते हैं और बोली, विचार, वाणी सकारात्मक है। हे नारायण, हे नारायण, आपका धन्यवाद है आजीवन स्वस्थ रहने का वरदान देने के लिए। इसीलिए हम पूर्ण रूप से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। हमारा चित्त शांत और प्रसन्न है, हम खुश और संतुष्ट हैं। हम सब में नारायण को ही देखते हैं। नारायण, 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 नारायण। धन्यवाद। पानी पी। थैंक यू गार्गी मैम, आपने हम लोगों को पानी चार्ज कराया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सावित्री मैम से हाँ। आग्रह करूंगी कि मैम अब आप स्वाध्याय की यात्रा पे हम सभी को ले चलें। धन्यवाद। जी सभी ध्यानियों को आत्मवंदन, नमस्कार। चलिए अब इस ध्यान पथ की यात्रा पे हम चलते हैं और आज का जो अपना सीरियल वाइज चल रहा है स्वाध्याय, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। हमारी जो किताब है इक्किगाई, जो राज गोस्वामी जी ने लिखी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शिक्षाप्रद है और बहुत ही दिल को छूने वाली है। चलिए इस क्रम श्रृंखला में आज हम 7वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। पहला सुख जो खुद पाया और अपने हाथ जगन्नाथ, ये दो उन्होंने बताए कि पहला सुख जो खुद पाया, जो हम स्वयं सुख पाते हैं, वह कितना सुख हमको सुख का अनुभव देता है, खुशी का अनुभव देता है। और अपने हाथ जगन्नाथ, ये एक अपनी पुरानी कहावत है कि जब हम स्वयं खाते हैं और स्वयं में परोसते हैं, उस चीज को उद्योजित करता है कि जब सब कुछ हमारे अपने ही हाथ में है, फिर उसको तो कहना ही क्या। शवासन करो और तिनके जैसे बनो, यानी कि पूरा इसमें ये राज छिपा हुआ है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें और तिनके के जैसे, यानी हल्के मोटे नहीं हो, एकदम फिट हो अपनी बॉडी। इस चीज को इसमें इंगित किया गया है। जी ओकिनोवियन लोगों के स्वास्थ्य जीवन का रहस्य दो ही वाक्यों में निहित है: कम खाओ और अधिक काम करो। ये उनका फार्मूला है कि कम खाओ और काम अधिक करो। इसके फलस्वरूप अमेरिका में 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों में बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि बीएमआई अर्थात वजन और ऊंचाई का विभाजन अंक 26 या 27 होता है, जबकि ओकिनावा के लोगों का बीएमआई यानी 18 से 22 होता है। वाह, कितना वो बताया है, क्योंकि इनका जो खान पान है बहुत ही एकदम से सिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को रखते हैं और उसका ये गुड रिजल्ट है। एक अध्ययन के अनुसार ओकिनावा के लोगों में मजबूर सामुदायिक भावना यानी सोशलिज्म होता है, जिसे मोआई कहते हैं। मोआई का सामाजिक ढांचा उनको लंबी वृद्धावस्था में सहायक सिद्ध होता है, यानी कि वो एक समूह रूप में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, हर एक दूसरे की सहायता करते, किसी भी उसके अंदर हो मतलब। तो ये उनका जो ये समूह है रहने का, जो ये बहुत ही है, उसको उनकी भाषा में मोआई कहते हैं। ये हर तरह के दुख में, दर्द में, खुशी में, सब में एक दूसरे का साथ देते हैं। वृद्धावस्था की अनिवार्य कठिनाइयां होने के बावजूद ओकिनावा के लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त और सुख से जी सकते हैं। इसका दूसरा एक कारण यह है उनकी जीवन शैली, जिसके 7 चरण है। कौन से बताएं 7 चरण?
पहला है वे वनस्पति आधारित खुराक खाते हैं। ज्यादातर ये जो वनस्पति से होती है आधारित वो ही खाते हैं, बनी हुई चीजें जो बनाई हुई होती है मानव निर्मित वो नहीं, कम खाते हैं। दैनिक शारीरिक प्रवृत्ति के भाग रूप में खेतों और वादियों में सक्रिय रहते हैं, यानी कि अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए वो काम करते रहते हैं। सबसे बड़ा उनका ये रीजन है। खेतों में मेन चीज उनकी खेती है, तो उससे आधारित वो उसमें काम करते हैं। उनकी खुराक सोया में तैयार होती है जो ब्रेस्ट कैंसर को रोकती है, और उनकी जो खुराक है वो सोयाबीन वो ज्यादा काम में लेते हैं, और ये ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में बहुत बड़ा सहायक तत्व है। चौथा है जीवन के तनाव कम करने के लिए वे मोआई की व्यवस्था बनाए रखते हैं, यानी कि अकेला इंसान होगा तो वो तो अपनी समस्याओं से घिरा रहेगा, और यदि उनके समाज में ये कि किसी को मान लो कोई किसी भी प्रकार की समस्या आ गई तो वो उसको सब मिलजुल के इस प्रकार से कहते हैं कि उसको समस्या का नाम ही नहीं दे सकते, वो सब मिलके उसको सुलझा लेते हैं, तो उन्हें वो समस्या नहीं लगती है। वे धूप में अधिक रहते हैं जिससे सारे साल विटामिन डी उन्हें मिलता रहता है। और वो पांचवा कारण है कि वो धूप में अधिक रह सके, खेतों में काम करते तो धूप में रहेंगे निश्चित रूप से। तो इससे क्या होता है कि जो विटामिन डी की जो कमी है वो उन्हें कभी भी महसूस नहीं होती, जबकि हम मेरे जैसे लोगों के लिए तो डॉक्टर लिखता है तो वो टैबलेट लेनी पड़ती है। तो यानी कि क्योंकि बाहर नहीं निकलने की जो वृत्ति है वो खराब है, यानी मिलना जुलना मेल मिलाप जोल बढ़ना और ये सब चीजें हैं, क्योंकि प्राकृतिक का आनंद लेना चाहिए। जो प्राकृतिक के स्रोत होते हैं उनका हम सदुपयोग नहीं करते ना, तो फिर उनके दुष्परिणाम भी हमें को भोगने पड़ते हैं। छठवां है वे लोग हो सके उतना चलते हैं और वादियों में सक्रिय रहते हैं तथा घर के काम करने हेतु निरंतर उठ बैठ करते रहते हैं, यानी कि उनका जो शारीरिक व्यायाम है हर वक्त होता रहता है, और वो अपने आप को सक्रिय बनाए रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठ के ला तू मुझे ये पकड़ा दे ये मेरे को कर दे, वो स्वयं अपना स्वयं काम करते हैं, इसलिए उनकी बॉडी फिट रहती है। और सातवां कारण है उनकी बॉडियों में औषधीय पेड़ पौधे बहुत उगते हैं। ये वाडियो यानी उनकी बाड़ी जिसको अपन अपने हिंदी में बोलते हैं शायद वही होगा, उनके आसपास की जो जमीन होती है उसमें वो काम करते हैं। औषधीय पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं और लोग नियमित रूप से उनका उपयोग भी करते हैं। वह ऐसे ही वनस्पति को उगाते हैं जो उनके दैनिक चर्या में काम आती रहे, और इस प्रकार से वो अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं। ओकिनावा में अमरता का गांव माने जाने वाले ओगिमी गांव में 3000 के आसपास लोग रहते हैं, और उसमें 1000 से अधिक लोग 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं। उसमें 42 वर्ष की हिडेकी यमाशिरो गेडी बाल से खेल खेलती हैं, यानी कि 82 वर्ष की जो है वो भी क्या होती है अपनी बॉल से खेलती है, जैसे हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, शायद हम भी नहीं खेलते कभी, मगर वो लोग 82 साल की अवस्था में भी गेंद से खेलते हैं। वह घंटों तक बगीचे में काम करती है और परिचित लोगों को मिलने चली जाती है। ये एक हिडेगो यमाशिरो गेडी एक लेडी का नाम है। तो उनके लिए बताया वो 42 साल की अवस्था में भी है ना खेलती हैं कूदती हैं खेतों में काम करती हैं, और मिलने जुलने का उन्हें बहुत ज्यादा है, तो वो अपने परिचित लोगों से मिलने भी चली जाती हैं। ब्लू जोन में स्थित अन्य एक आइलैंड ग्रीस का इकारिया 20 ऊंची पहाड़ियों से बना हुआ है, एक स्थान का नाम है। यहाँ पर औसतन उम्र 80 वर्ष की है, और लोग नियमित रूप से इन पहाड़ियों पर चढ़ते उतरने का काम करते हैं। और एक अध्ययन के अनुसार इकारिया के 90 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोग 60% लोग शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं। 90 वर्ष की उम्र में भी देखिए वो कितने फिट होते हैं, कितने कि वो स्वयं सब अपना काम करते, पहाड़ों पे चढ़ना उतरना ये उनका नित्य नियमित कर्म है। इसे NEAT कहते हैं, नॉन एक्सपीरियंस एक्टिविटी थर्मोजेनेटिक्स, अर्थात ऐसी कसरत जो दैनिक कार्यों से होती है, उन्हें किसी जिम की या किसी की आवश्यकता नहीं है। उनके स्वयं के जो नित्य कर्म है वो ही ऐसे पूरे एक्सरसाइज से भरपूर हैं, जैसे कि खेत में काम करना, पैदल चलकर जाना, घर पर कार्य करना, या बैठे बैठे हलन चलन करना। ब्लू जोन यानी आइसलैंड में हुए अध्ययन ये दर्शाते हैं कि हम बैठा हुआ जीवन न जिएं और शरीर से मेहनत करवाते रहे तो लंबा जीवन जी सकते हैं। वजन को नियंत्रण में रखने का सरल उपाय है कि हम शरीर में जितनी ऊर्जा डालते हैं और बाहर निकालते हैं उसके बीच में संतुलन बनाए रखना चाहिए। यानी हम जितना भोजन ग्रहण करते हैं तो उसको पचाएं
और उसको काम करते हुए, ऐसा नहीं है कि बैठ के पचा लें, तो उसको इस प्रकार से उसका वो उनका मेंटेनेंस बना रहता है। ऐसा भी जानने को मिला है कि हमारे दैनिक जीवन में NEAT न हो तो शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले तत्वों में बढ़ोतरी हो जाती है। उन लोगों का ऐसा मानना है कि यदि हम इस प्रकार से अपने जीवन को नहीं जिएंगे, तो हमें एक इस प्रकार से जो ये इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जो तत्व हैं, वो बढ़ जाएंगे। NEAT का पालन करने के 10 आयाम आसन उपाय हैं। कौन से हैं वो 10 आसान उपाय? नंबर 1, बैठकर और खड़े रहकर काम कर सके, वैसे टेबल, सीट टू स्टैंड, डेस्क का प्रयोग करो, जो ब्लड प्रेशर, बैक पेन और ब्लड शुगर कम करने में सहायक होता है। यानी बैठकर और खड़े रहकर काम कर सके, बिल्कुल ठीक है, मगर फिर भी हमें अपने स्वास्थ्य के लिए टेबल तो रखनी चाहिए ताकि हम उस पर बैठ जाएं। तो ये दोनों क्या होती है कि जो ब्लड प्रेशर और बैक पेन है, वो उनको है ना कम करने में सहायक होती है। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि खड़े-खड़े ही बैठे-बैठे काम करें, हमको इनको भी अपनाना चाहिए। दूसरा है ऑफिस में चल फिर कर हो सके ऐसे काम विशेष रूप से करें। यानी उनके कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हम ऑफिस में बैठे हैं ना, तो हम 5 घंटे कंटिन्यूअस बैठे रहें। ऐसा वो काम भी करते रहिए, फाइल इधर से उधर दे देना, उधर चले जाना, उठ के पानी खुद पीना, यानी कि वो अपनी एक्सरसाइज़ हर हाल में करते ही रहते हैं, अपनी शारीरिक व्यायाम जो है स्वतः का। तीसरा है कंप्यूटर पर काम करते हो तो बीच-बीच में ब्रेक लेकर स्ट्रेचिंग करते रहो। अरे यदि कोई कंप्यूटर पे काम कर रहा है तो इसका मतलब नहीं कंटिन्यूअस उसी पे वो बैठे रहे हम काम नहीं, उठ-उठ के उनको बीच-बीच के अंदर उनको एक-एक ब्रेक्स देना पड़ता है और देना चाहिए स्वास्थ्य के लिए। चौथा है खाने के बाद चलना जारी रखो, जो ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देगा। यानी खाने के बाद में हमें तेज गति से नहीं चलना चाहिए, मगर मूवमेंट करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है ब्लड शुगर नहीं बनती है, वो बढ़ नहीं सकती। 5वां है घर में संभव हो सके उतना चलना-फिरना रखो, और घर में भी यदि हमें बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें भी कम से कम इतना रखो कि चलते-फिरते अक्सर जाओ। 2 मिनट के लिए ली ब्रेक ले लिए, बैठ गए, मगर ऐसा नहीं है कि घंटों बैठे रहो और फिर उठने का जब हो तो अपनी खुद को परेशानी महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 6वां है ऐसे मित्रों का ग्रुप बनाओ जिनके साथ चला जा सके। आप मित्र भी ऐसे बनाइए कि आप चल के उनके घर तक जाएँ या वो कहें चलो अपन आगे चलते हैं, तो यानी मूवमेंट होता ही रहना चाहिए। 7वां है फ़ोन पर बात करते हुए घर में चलना जारी रखो। जैसा कि फ़ोन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बैठे-बैठे उस पे करो, चलते रहो, फिरते रहो और फ़ोन करते रहो। यानी कि चलना-फिरना ये बहुत ज़रूरी है। 8वां है घर के आस-पास के बाज़ार में या किसी के घर जाना हो, तो चलकर जाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि थोड़ी-सी दूर के लिए आजकल बाइक चाहिए, साधन चाहिए। चलना इनसे क्या है कि बहुत कम हो गया और हमारे यहाँ तो विशेष रूप से एक बीमारी का असर लगता है। 9वां है टीवी देखते समय हाथ, पाँव, कंधे, कमर और गर्दन को स्ट्रेच करो। यानी कि एकदम सीधे रहो, ऐसे लचक के नहीं बैठना चाहिए। बार-बार अपने आप को सावधानीपूर्वक इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। 10वां है सीढ़ी चढ़ने की आदत डालो। और क्या होता है जो सीढ़ी चढ़ने की जो आदत है, वो अपन को चलनी चाहिए। मेरे तो एकदम से अभी बिल्कुल ही नहीं के बराबर ही कर रही हूँ, मेरे को अभी इक्किगाई से कुछ तो लेना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है कि लंबा जीवन जीने वालों की एक्सरसाइज यानी व्यायाम की शिक्षा क्या है, वो बताया है। ब्लू ज़ोन यानी आइसलैंड पर जीवन शैली का अभ्यास करने वाले डॉन ब्यूटन ने कोस्टा रिका में लंबा जीवन जीने वालों से उनके दीर्घायु होने के रहस्य के बारे में पूछा। ब्यूटन है, इन्होंने वहाँ जो कोस्टा रिका है, वहाँ के लोगों का बहुत लंबा जीवन है, तो उनका लंबा जीवन जीने का क्या राज है? तो वो जाके उन लोगों से उन्होंने पूछा। कहा कि उन्हें दिन के दौरान शारीरिक मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हमें शारीरिक कसरत करना, काम करते ही रहना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। यही प्रश्न उसने इटली में सार्डिनिया के गडरियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि हर नवंबर के महीने के आसपास वे अपनी भेड़ों को चराने के लिए चलकर ढलान वाले और गर्म प्रदेश की तरफ जाते हैं और अप्रैल या मई तक वापस नहीं आते। डॉन ब्यूटन ने अपने अभ्यास के आधार पर अपनी वेबसाइट पर लंबा जीवन जीने के लिए व्यायाम करने के टिप्स दिए। आइए उन्हें समझते हैं। वैसे ये प्रक्रिया तो हमारे भी होती है, जैसे गडरिया जाति के ये जो भेड़ें होती है ना, ये भेड़ों वाले न जाने कितने-कितने दूरों से आते हैं और भेड़ों का जो बड़ा समूह होता है, उसको ये पैदल चल के ही वो करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, होना चाहिए।
लंबे दुरुस्त जीवन के लिए किस प्रकार का व्यायाम या कसरत अच्छी है, ये बताया है। तो इसमें बताया है कि संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि जिसमें आनंद आए वह कसरत तो है ही, लेकिन जिसे तुम अपने दैनिक जीवन में जोड़ सको और जिसे तुम 100 वर्ष तक कर सको, वही कसरत उत्तम है। तो ओकिनावा के बहुत से लोग मार्शल आर्ट, खासकर ताई ची, उस कसरत का नाम है, नाम के, अच्छा ताई ची डांस का नाम है, नाम के उसके नृत्य पर आधारित आर्ट सीखते हैं। कसरत कौन सी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि शरीर के तमाम अंगों को कसरत मिलती है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। कसरत ऐसी नहीं होनी चाहिए चाहिए जिससे घुटने, हिप्स और जॉइंट जोड़ को नुकसान हो। कसरत शरीर की तंदुरुस्ती के लिए होना चाहिए, जिसकी कुछ एक सीधी पद्धति इस प्रकार है। यानी कि कसरत भी करना चाहिए, तो वहां का जो एक डांस प्रक्रिया बताई है तो उसमें, मगर ऐसा भी नहीं कि हम ऐसी कसरत कर लें जिससे हमारे जोड़ों को, घुटनों को किसी प्रकार की हमको तकलीफ महसूस हो या वो हमें तकलीफ दें, ऐसी नहीं करनी चाहिए। तो उसमें बताया है कि हर रोज 1 घंटा तेज चलो। तो पहली कसरत उनकी तरफ की क्या बताई गई है कि 1 घंटा चलने का निश्चय आसानी से पूरा हो सकता है। उदाहरण के लिए तुम्हारे घर से 2 बार दुकान पर चलकर जाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था संभव है। शनिवार एवं रविवार के दिन छुट्टी हो तब दौड़ना और स्विमिंग का टाइम टेबल भी बनाया जा सकता है। कार या बाइक चलाते हो तो नजदीक में आसपास जाने के लिए हफ्ते में 1 बार साइकिल का भी उपयोग करिए। यदि आप बाइक के दिन के आदी हैं तो कम से कम रविवार और शनिवार को आप साइकिल चलाइए। साइकिलिंग करने से भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। सॉरी। दौड़ने की अपेक्षा साइकिल चलाना अधिक स्वास्थ्यप्रद है, क्योंकि उससे जॉइंट पर स्ट्रेस नहीं आता। हालांकि लंबे समय का एक अभ्यास यह दर्शाता है कि लंबे अंतर के दौड़ के खिलाड़ियों में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को नहीं मिलता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि लंबे अंतर की दौड़ से चोट लगने की संभावनाएं हमारी अपेक्षा से कम हैं। 74-75 खिलाड़ियों पर 7 साल तक निरंतर हुए एक अन्य अध्ययन में यह पाया गया था कि दौड़ने से वजन और ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा घटता है। यानी इन्होंने दौड़ को श्रेष्ठ बताया है। मसल्स को मेहनत कराओ, यानी एक प्रजाति के रूप में मनुष्य का विकास चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पेड़ व पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हुआ है और उसमें निरंतर मसल्स, एक सेकंड सॉरी, सॉरी कोई आ गए थे इसलिए। ठीक है, मैं जारी रख रही हूँ। मसल्स को मेहनत कराओ, यानी एक प्रजाति के रूप में मनुष्य का विकास चलने के लिए, दौड़ने के लिए, पेड़ व पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हुआ है और उसमें निरंतर मसल्स का विविध प्रकार का उपयोग होता है। अब हमने चढ़ने के लिए सीढ़ियों के बदले में लिफ्ट, चलने की जगह पर गाड़ियां और कपड़े धोने के लिए हाथ के बजाय मशीनों का उपयोग हमने कर लिया है। घर का कार्य स्वयं करने के बजाय नौकरों का उपयोग करने लग गए हैं हम लोग। और एक समय जब हम खेतों में काम करते थे, जबकि अब एक बहुत बड़ा वर्ग अनाज को दुकानों से ही खरीदता है। यानी हम सभी मशीनों पे डिपेंड हो गए। हम मशीनों पे आधा हो गया। पहले हम अपने कपड़े स्वयं धोते थे,
तो उसमें कितनी ऊट-पट होती थी, कितनी मेहनत होती थी और हम स्वस्थ रहते थे। मगर आज का जो मशीनी युग है, हर काम मशीन से होता है। छाछ भिगोने में शरीर की नस-नस की कसरत हो जाती थी, मगर लगाया बिजली में प्लग और फटाक से मिक्सी के अंदर 2 मिनट में मक्खन निकल के आ जाता है। तो यानी कि यहाँ कहने का मतलब इन्होंने यही कहा है कि ये जो हमें इस प्रकार से इतना वो डिपेंड नहीं होना चाहिए, स्वयं का काम करना चाहिए और अपना काम को सुचारू रूप से जारी भी रखना चाहिए, मशीनों पे ज़्यादा नहीं करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की कसरत हो सके और चलना सबसे उत्तम बताया कि चलना बहुत आवश्यक है। शरीर से हम आलसी हो गए हैं। शरीर की हर एक मांसपेशियों को निरंतर मेहनत करवाते रहना पड़ता है, क्योंकि जब उसे श्रम करना पड़ता है, तब उसकी ताकत बढ़ती है। अगर तुम अचानक 6 सीढ़ियाँ चढ़ने लगो, तो तुम्हारे पाँव दुखने लगेंगे। यह पीड़ा मांसपेशियों की बहुत बारीक चोट का प्रमाण है। यानी कि हम जब चढ़ेंगे ही नहीं, तो एक दफ़े में हम इतने बुरी तरह से हार्ट हाँफने लग जाएँगे कि हमारा हार्ट भी उस पे भी प्रेशर पड़ने लग जाएगा, मांसपेशियाँ जकड़ जाएँगी और एक दफ़ा चढ़ने के बाद 4 दिन तक हम नहीं चढ़ पाएँगे क्योंकि वो दुखेंगी। तो ये जो निरंतर अभ्यास छूटने की जो प्रक्रिया है ना, इसको जारी रखना चाहिए। कितना भी हो, हम कितने भी ऐसा तो है नहीं कि हम यानी कि हमें एक दफ़े तो कम से कम अपने टेरेस पे जाने का अभ्यास रखना ही चाहिए, ताकि हमारा शरीर उसी गति से संचालित होता रहे। योग्य प्रोटीन हो योग्य प्रोटीन हो तो उसे चोट में से मसल से सैटेलाइट सेल्स पैदा होते हैं जो आखिर में मांसपेशियों को विकसित करते हैं। मांसपेशी की बारीक चोटें रोज के साधारण कर्मों के दरमियान ठीक होती रहती हैं, लेकिन अगर उन पर अधिक भार आए तो एक चोट पर दूसरी चोट आती रहती है, तो फिर बारीक चोटें बड़ी चोट में बदल जाती है। मसल्स ट्रेनिंग का हेतु अचानक लगने वाली कोई बड़ी चोट और हल्की धीमी लेकिन लंबी चोटों को टालता रहता है। यदि हम काम करते हैं, कभी चोट लग जाती है, कभी पैर मुड़ जाता है, कभी हाथ में दर्द हो जाता है, तो वो क्या है कि वो जो नित्य के हम जब कर्म करते हैं ना, तो वो ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचती है और जल्दी ठीक हो जाती है। और जब कुछ भी नहीं करते ना, तो हल्की-सी टक्कर भी लगे ना, वो भी 10 दिन तक दर्द करेगी और हमको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि हमारे जो शरीर में व्यायाम कसरत नहीं होगी ना, तो इसके ये दुष्परिणाम हमको भोगने ही पड़ेंगे। दूसरा है तंदुरुस्ती की 4 श्रेष्ठ कसरतें। अब हमको तंदुरुस्त रखने के लिए उन्होंने 4 श्रेष्ठ कसरतें उनके बारे में बताया। भारत में जैसे योग है, उसी तरह जापान में और चीन व ताइवान के कुछ एक भागों में रेडियो ताइसो नाम की एक कसरत बहुत लोकप्रिय है। जापान में उसे राष्ट्रीय कसरत माना जाता है। सन 1920 में अमेरिकन मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस अर्थात मेटलाइफ कंपनी ने रेडियो पर रोज सुबह 15 मिनट के लिए मसल्स की कैलेस्थेनिक्स कसरत का प्रसारण शुरू किया था। इसका उद्देश्य अमेरिकन लोगों में स्वास्थ्य और फिटनेस बढ़ाना था। उस समय अमेरिका की यात्रा पर जापान के अधिकारी आए थे, तो उन्हें उसमें रुचि पैदा हुई और वे उसे जापान ले गए। 1928 में सम्राट हिरो हिरोहिटो के राज्याभिषेक के उत्सव में उसे रेडियो पर प्रसारित करना शुरू किया, जो राजिओ ताइसो के नाम से प्रचलित हो गई। ताइसो अर्थात कसरत, ताइसो जापानीज शब्द है, इसका मतलब होता है कसरत। जो अमेरिका के अंदर जो वो प्रचलित थी और 15 मिनट वहां के लोगों को फिट रखने के लिए रोज उसका प्रसारण होता था, तो जापानीज अधिकारी उस टूर पे आए, तो उन लोगों ने उसको देखा और उसको वहां पे ले गए और उन्होंने उसको नृत्य के रूप में प्रसारित किया। और आज जब वहाँ के राजा का राज्याभिषेक हो रहा था, तो राज्याभिषेक के उत्सव में रेडियो पर प्रसारित उन्होंने भी शुरू कर दिया और जो राजिओ ताइसो के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वो जो आर्ट थी, वो कला थी, वो जो कसरत की पद्धति थी, वो। तो यानी ताइसो का मतलब हिंदी में कसरत होता है। तो यानी उन्होंने उस कसरत को अपने देश में भी अपनाया। 1930 और 1940 के दशक में यह जापान के सैनिकों में प्रचलित की गई थी। ताइवान, हांगकांग और इंडोनेशिया जैसे पैसिफिक देशों में भी इसे ले जाया गया था। वो कसरत इतनी पॉपुलर हो गई कि इन देशों में भी उसको ले जाया गया और वहां पे भी उसका उन्होंने अपने नित्य अभ्यास में उसको जारी रखा। चीन के कुछ एक भागों में यह अनिवार्य है। स्कूलों, कॉरपोरेशंस और समूहों द्वारा विभिन्न जगहों पर इसे किया जाता है और इस कसरत में लयबद्ध हलन चलन करना होता है।
यानी एक वो जैसे पीटी परेड करते हैं ना अपन, उस तरीके से इसको वहां पे किया जाता है। और कसरत इतनी सरल होती है कि बूढ़े लोग भी इसे कर सकते हैं। देखिए ये चित्र देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो कसरत का जो इसमें दिखाया हुआ है, ये देख लीजिएगा, दिख रहा है ना आपको, ये वो कसरत है, उसका यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। तो ये इस प्रकार से इस कसरत को वहां पे किया जाता है। जी देखा सभी ने? हेलो जी नम्रता मैम, जी। जी मैम, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। जी। जी। तो इसको वृद्ध लोग भी कर सकते हैं। सन 1928 में रेडियो पर इसका प्रसारण शुरू किया गया था और इसके बाद धीरे धीरे ये इतनी लोकप्रिय हो गई कि आज 2.7 करोड़ लोग हर रोज सुबह इकट्ठे होकर इसे करते हैं। ये इतनी पॉपुलर हो गई ये एक्सरसाइज, क्योंकि करने में सहज सरल सीधी है और किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं आती। सभी वर्ग, सभी आयु उम्र के लोग इसको कर सकते हैं। अपने देश में जैसे अनेक योगासन अस्तित्व में है, उसी तरह से रेडियो तेईसों की कसरत के अनेक स्वरूप प्रचलित हुए हैं, परंतु अधिकांश भाग के रेडियो ताइसों में लय यानी तालबद्ध रूप से शरीर की तमाम मसल्स को हल्के से अधिक स्ट्रेचिंग करना मुख्य है। उदाहरण के लिए किंग की प्रैक्टिस करने वाला मार्शल आर्टिस्ट पैर को हवा में जितना हो सके उतना ऊपर उछालेगा और फिर उसे रिलैक्स करेगा। ये वहां की कसरत के बारे में बताया गया और उसे बहुत ही उस तरीके से करते हैं। सादे स्थिर स्ट्रेचिंग के बदले तालबद्ध स्ट्रेचिंग मसल्स को सबसे अधिक खींचना है। रेडियो ताइसो में धीरे व कर्णप्रिय संगीत भी होता है जो श्रोताओं को प्रोत्साहित करता रहता है। जैसे ग्रुप के अंदर जब ये सब की जाती है एक्सरसाइज, तो उसके साथ में संगीत भी लगा दिया जाता है ताकि वो और भी आनंददायी होती है। और सभी है ना, सब ग्रुप में समूह में करते हैं इसको लाइन लगा के, जैसे अपन पीटी एक्सरसाइज करते हैं उस प्रकार से। रेडियो ताइसो का फायदा, अब उस एक्सरसाइज के क्या फायदे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। पहला है कि रेडियो ताइसो का पहला फायदा यह है कि वह हृदय की बीमारियों और टाइप 2 डायबिटीज को नष्ट करने में सहायक है और शरीर तथा मगज में ऊर्जा का संग्रह करता है। और एक अध्ययन कहता है कि जापान के शारीरिक रूप से सक्रिय बूढ़े लोगों में कोरोनरी हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कोलोन तथा ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। ये बीमारियां जापानीज लोगों को बहुत कम होती हैं क्योंकि वो निरंतर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, खान पान के प्रति सजग है और यही उनका लंबे जीवन जीने का मूल कारण है। जापान रेडियो ताइसो फेडरेशन के महामंत्री यासुओ फुकुशी कहते हैं कि अध्ययन यह बताते हैं कि दिन में एक प्रकार की थोड़े से मिनट की कसरत से बोन डेंसिटी सुधरती है, स्ट्रोक या हार्ट अटैक का खतरा कम होता है और कसरत न करते हो ऐसे लोगों की तुलना में शरीर को चुस्त और सुडौल रखता है। यानी कि इतना बताया है कि कसरत तो करनी ही चाहिए, ये अपने जीवन का हर एक काम है, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण काम समझ के इसको करना चाहिए। रेडियो ताइसो, सेकंड उसका पॉइंट है, रेडियो ताइसो से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है जिससे तेजी से कैलोरी बर्न होती है। जिन लोगों को पतला रहना है उनके लिए ये बड़ा लाभकारी है। यानी एक्सरसाइज करनी है और हमें फैट घटाना है तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही अति उत्तम साधन है, तो इसको तो हमें नित्य स्वरूप से करना ही चाहिए। तीसरा इसमें बताया है कि रेडियो ताइसो से कंधे और लोअर बैक की पीड़ा में राहत मिलती है, मांसपेशियों के नियमित हलन चलन से उनकी जकड़न कम होती है और जॉइंट में स्फूर्ति आती है। जो जॉइंट से संबंधित रोग से अपन लोग ज्यादा ग्रसित रहते हैं तो वो नहीं होता है। यानी कि कसरत को नियमितता से करें तो वो बहुत ही सरल विधि है और उसमें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। रेडियो तो इसे बैठे हुए जीवन के लिए लाभदायी है, वह शरीर को चुस्त और स्फूर्ति वाला बनाती है और उससे रक्त संचार तेज होता है जो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। ये उसका चौथा कारण है। तो इसका मतलब है कि ये जरूर करना चाहिए, वहां के लोग नियमित रूप से इसको अपने जीवन में अपनाते हैं। शरीर और मन का योग, अब एक वो दूसरा पॉइंट छेड़ा उन्होंने, शरीर और मन का योग। यानी रेडियो ताइसो की बात जानकर आपको सूर्य नमस्कार याद आ जाए, ये स्वाभाविक बात है। जो लोग रोजाना सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी उम्र, बौद्धिक शक्ति, बल और तेज बढ़ाता है। देखिए अपने यहाँ कोई कमी नहीं है इन चीजों की, है ना।
एक मैं बताऊं, मेरे पिताजी यानी कि 70-75 वर्ष की आयु में तक वो शीर्षासन करते थे। शीर्षासन वो प्रक्रिया है जो जीवन को लंबा बनाती है। तो कहते हैं ना कि मगर आज के बच्चे तो शायद जानते भी नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें हैं ही नहीं। तो यानी कि कठिन अपन नहीं कर सकते तो सरल एक्सरसाइज तो रोज नित्य नियमित करनी चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर की जो वो अपनी कसरत है, उनका एक ही सबसे बड़ा वो महत्वपूर्ण कसरत है सूर्य नमस्कार, है ना? अच्छा, योग शास्त्र में कहा गया है कि सिर्फ एक आसन से ही संपूर्ण योगासन का लाभ प्राप्त होता है। स्त्री पुरुष और बच्चे वृद्ध सबके लिए यह आसन समान लाभकारी है। सूर्य नमस्कार की विशेषता यह है कि इसमें 12 आसन होते हैं और सूर्य मेरा नमस्कार यह मंत्र बोलकर इसे किया जाता है। सूर्य मेरा नमस्कार यानी कि प्रथम सूर्य में देखिए क्या क्या, उगते सूर्य की जो धूप होती है वो कितनी लाभकारी होती है, और सूर्य नमस्कार दोपहर में तो किया नहीं जाएगा, वो सुबह सुबह ही करने की प्रक्रिया है। तो इससे तो इन्हें फायदे ही फायदे हैं। यदि ये एक सूर्य नमस्कार ही हम कर लें तो एनफ। सूर्य नमस्कार की बात करें इससे पहले कुछ बात योग की करते हैं, जो मूलभूत रूप से शरीर स्वास्थ्य का विज्ञान है। यूरोपियन संघ की वैज्ञानिक खोज परिषद की तरफ से प्राप्त दान के आधार पर 3 सदस्यों की एक टीम ऑस्ट्रेलिया की विनय यूनिवर्सिटी में औषधि, अमरत्व और मोक्ष नाम की एक परियोजना पर काम कर रही थी, है ना? दान स्वरूप यदि उधर मतलब दूसरे देश से 3 को लिया गया और ये 3 इसके जो टॉपिक्स हैं वो उनको दिए, वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये काम इस परियोजना पे वो काम कर रहे थे। भारत में अमरत्व और मोक्ष की बात को मजाक बना लिया जाता है। बिल्कुल सही है। अपन कहते हैं ना, ओ भाई तुमको अमर होना है क्या? अच्छा, वो मोक्ष पानी है, यानी उसको हंसी मजाक में इसमें लेते हैं, मगर सीरियसली नहीं लेते। आज हम जो ये अपन इससे जुम से जुड़े हैं और आज हमें पत्री जी ने ये जो रास्ता बताया है, ये उसी ओर सीधा ले जा रहा है हमको। ये उसी चीज को डस्ट आ गई थी, उसको साफ करके हमको सबको जागृत किया गया। तो ये मोक्ष कहते हैं ना, ये इससे में समाहित है। तो ये बहुत ही सुंदर अपन को एक उन्होंने गिफ्ट दिया है। जबकि यूरोपियन संघ उनका वैज्ञानिक निष्कर्ष जानना चाहते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी की मदद से किस प्रकार पश्चिम के वैज्ञानिक मनुष्य की उम्र बढ़ने और आखिर में अमरत्व हासिल करना चाहते हैं, उसकी विस्तृत चर्चा 11वें अध्याय में की गई है। देखिए, विदेशी जो पाश्चात्य वैज्ञानिक है ना, वो अपनी इन चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, उसके निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उसके फायदे ढूंढ रहे हैं, और हम क्या है कि अमरता की जड़ी बूटी हमारे हाथ में, मगर फिर भी हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये है अपनी गफलता। यूरोपियन संघ की इस टीम की सदस्य जर्मनी की डॉक्टर डागमार युवास्तिक कहती हैं कि उनकी टीम संस्कृत में लिखी हस्तलिपि प्रतियों का अध्ययन कर रही हैं और उसमें उनका विशेष ध्यान हठयोग से संबंधित 15वीं शताब्दी तक की हस्तलिखित प्रतियों पर है। 15वीं शताब्दी की, है ना? यहाँ संस्कृत को अपन को ही माना जाता है, और वहां देखिए उस पर रिसर्च हो रहा है, उसके ऊपर ना उनका अध्ययन हो रहा है। इसमें आसनों और प्राणायाम द्वारा हर एक प्रकार की बीमारियों के सामने लड़ने की विधियों का वर्णन किया गया है। डॉक्टर युवास्तिक का मानना है कि आसन, प्राणायाम और ध्यान पर आधारित 3 अंगों वाले हठ योग की मदद से ही प्रार्थना समय में ऋषि मुनि लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीते थे। उनका जो लंबा जीवन जीने का, हजारों वर्ष की जहाँ उम्र का अपन पढ़ते हैं, तो उसका मेन राज कैसा था? ऐसा तो नहीं वो खूब खा के सो जाते थे और लंबे जीते थे, कैसा तो कभी नहीं। उनका आहार विहार सोचना सब संयमित रूप से और सिस्टमेटिक तरीके से होता था। इन्हीं सब कारणों का पालन करते हुए वो लंबा जीवन जीते थे। पतंजलि योग सूत्र भरा हुआ है अपने इन सब सूत्रों से, है ना? तो जैसे अभी स्वाध्याय चल रहा था, तो इन सब चीजों में क्या इनका वो वो परीक्षण हो रहा है, अपन उसको पढ़ाई में सुनने में ला रहे हैं, तो लोग एक जागृति सी चल रही है। पिछले 25 वर्षों से पश्चिम में पीठ व कमर के दर्द दूर करने और हृदय रोग एवं कैंसर जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए योगासनों तथा उनमें भी खास करके हठ योग प्रचलित हो रहा है। अध्ययन के अनुसार ध्यान और योग के नियमित प्रयोग से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और मोटापा कम हो सकता है। देखिए ध्यान को कितना महत्वपूर्ण बताया है। एंजाइन
फैक्ट्री से और रक्त वाहिनियां अवरुद्ध हो जाने तक की स्थिति में उचित योगासन से फायदा होता है। हठ योग से बीमारियों को रोका तो जा सकता है, परंतु कोई व्यक्ति अगर उसका उपयोग न करता हो और अगर बीमारी हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में हठ योग को शामिल कर दिया जाए तो उसके रक्त कणों की संख्या में सुधार लाया जा सकता है। उससे अलग अलग हार्मोन्स का स्राव सुधरता है और वह सामान्य हो जाता है। देखिए, यदि किसी को बीमारी हो भी गई तो जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसमें हठ योग को शामिल कर दिया जाए और उस योग को करने से जो रक्त कणिकाएं हैं लाल वाली वो बढ़ने लग जाएंगी। क्योंकि रक्त कणिकाएं लाल है वो जो हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करती है और उनका बढ़ना स्वास्थ्य लाभ देगा, तो उस बीमारी से निजात मिलेगी। जॉइंट्स में चिकनाहट बढ़ जाती है और बैक्टीरिया के साथ लड़ने की इम्यून सिस्टम की जो शक्ति बढ़ती है और वह ताकतवर हो जाता है। यानी शरीर में कमजोरियां होगी तो रोग हावी होगा और उसको वो ज्यादा ग्रसित करेगा। तो यानी सब तरीके से हम इन चीजों को अपनाएंगे तो हमें इसका बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मनुष्य एवं प्रकृति का लगाव और स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर मन का तालमेल ही योग है ना? तो इन चीजों का यदि जो इंसान जितना प्रकृति से जुड़ा हुआ रहेगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेगा तो निश्चित रूप से वो दीर्घायु होगा। और मन मन का जो लगाव है वो किससे है? शरीर से है। तो यदि शरीर जैसा मन कहेगा नहीं वैसा मन के अनुसार शरीर को रखेगा वो, तब उसको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो सावधानी पूर्वक अवेयरता से हम इन चीजों को यदि सीरियसली लेंगे काम में तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लोग आसनों और प्राणायाम को योग मानते हैं, परंतु योग बहुत बड़ा विषय है और उसका छोटा सा हिस्सा ही आसन है। योग बहुत बड़ा चैप्टर है, मगर इसका एक छोटा सा सूत्र निकाले ना तो वो है आसन। और आसन इस प्रकार से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके इन चीजों को काम में लिया जा सकता है और लेना चाहिए। जो शरीर को स्वस्थ व निरोगी रखता है, योगासन से अनेक फायदे होते हैं। मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, शरीर चपल बनता है, मानसिक क्षमताएं विकसित होती हैं, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया मधुर होती है, थकावट और सिर का दर्द दूर होता है तथा तनाव भी घटता है। सूर्य नमस्कार एवं संपूर्ण योग आसन। आज का चैप्टर मुझे लग रहा है नहीं, तो एक पन्ने हो रहा है, चालू रखो। सूर्य पृथ्वी पर प्राण का मूल स्रोत सूर्य है। सूर्य की उपासना जगत की बहुत सारी संस्कृतियों में प्रचलित है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ है सर्व प्रकाश, यानी जगत में सर्वत्र प्रकाशित होने से वह सर्व कल्याणकारी है। संसार की तमाम प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य को देवता का दर्जा दिया गया। सूर्योपनिषद में कहा गया है कि संपूर्ण जगत की सृष्टि का निर्माण और पालन सूर्य करता है। इसी कारण से सूर्य नमस्कार को सूर्य की उपासना का माध्यम बताया गया है। ये सूर्य उपासना बहुत जरूरी है। अब इसमें देखिए कि जो ये सूर्य नमस्कार से ये जो ये अपने सातों जो चक्र हैं ये एक्टिव होते हैं। जो ये इसका चित्र इसमें पुस्तक में दिया गया है। सहस्त्रार चक्र यहाँ पे, आज्ञा चक्र यहाँ पे, विशुद्धि चक्र गले में, अनाहत चक्र हार्ट वाला, स्वादिनाश चक्र नाभिका से ऊपर और मणिपुर चक्र नाभिका से 2 अंगुल नीचे और मूलाधार। यानी सूर्य नमस्कार का एक विज्ञान है। इन आसनों में व्यक्ति का समग्र व्यक्तित्व सूर्य की ऊर्जा पर एकत्र हो जाता है। प्राण का प्रवाह सारे शरीर में सुव्यवस्थित रूप से होता है और सभी नाड़ियां चलने लगती हैं। सूर्य नमस्कार करते समय हर एक 12 आसनों में लिखे हुए चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है। ये चक्र कहाँ स्थित है वह ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। यानी कि सूर्य नमस्कार करने से और सूर्य उपासना करने से बहुत लाभ होता है। जैसे कि अपन सूर्य को अर्घ्य देना अपने धार्मिक उसमें एक विशेष पद्धति है। सूर्य को अर्घ्य देना बहुत ही अति उत्तम चीज है ये। सॉरी। सूर्य नमस्कार के 12 आसन इस प्रकार होते हैं। पहला है कि दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर सीधा खड़े रहो और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य का आह्वान ओम मित्राय नमः मंत्र से करें। ये इसका पहला आसन बताया गया है। दूसरा आसन बताया है श्वास को अंदर भरकर
दोनों हाथों को कान से छूकर ऊपर ले जाकर और गर्दन के साथ पीछे की तरफ ले जाओ और गर्दन से पीछे विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। ये सूर्य नमस्कार का जो दूसरा आसन यहाँ पे बताया गया है। उस तीसरा आसन बताया है कि श्वास को धीरे से छोड़कर आगे झुको, हाथ को कान से छूकर गर्दन के साथ नीचे झुका कर दोनों पांवों के नजदीक की जमीन को स्पर्श करो और घुटने सीधे रखो, सिर घुटनों से जोड़ो और ध्यान नाभि के पीछे मणिपुर चक्र पर केंद्रित करो। कुछ क्षण इसी स्थिति में रहो। कमर और मेरुज्जु की समस्याएं हो तो इसे मत करो। यदि किसी को पीठ दर्द रहता है तो ऐसी यदि किसी को दिक्कत हो तो उन लोगों के लिए मनाही किया गया है। शरीर के अपने कैसा है अपना शरीर का स्ट्रक्चर और किस प्रकार हमारा शरीर है, किसी प्रकार से दर्द तो उससे ज्यादती भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नुकसान भी होने की संभावना रहती है। सॉरी। श्वास अंदर भरकर, चौथा, श्वास अंदर भरकर बाएं पैर को पीछे ले जाओ, छाती को खींचकर आगे लाओ और गर्दन को पीछे झुकाओ। पैर वापस पीछे रखकर पंजे पर खड़ा करो। थोड़ी देर ऐसा ही रहने दो। विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। ये इसका चौथे प्रकार का आसन बताया गया है। अब इसमें पांचवें प्रकार का जो आसन है वह है श्वास को धीरे धीरे छोड़कर बाएं पैर को भी पीछे ले जाओ और दोनों पैरों को जोड़कर रखो और है कि चक्रों को ध्यान में रखते हुए और ये जो पद्धति इसमें बताई हुई है इनके आधार पर यदि किसी को नहीं जानकारी हो तो किसी जानकार के सामने किया जाए तो ज्यादा, क्योंकि ऐसे जो आसन होते हैं उनमें कुछ भी चूक हो जाती है ना तो फायदे की जगह वो हमें नुकसान भी दे देती है। तो किसी मास्टर की ट्रेनिंग में करके और फिर स्वयं करें तो ज्यादा उत्तम होता है। छठवां है कि सांस अंदर खींचकर शरीर को जमीन पर समानांतर रखकर साष्टांग दंडवत करो और पहले घुटना, छाती एवं माथे को जमीन से लगा दो और नितंबों को थोड़ा ऊपर करो और श्वास छोड़ो। ये स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। यह इसका छठवां पॉइंट दिया है। अब सातवां देखिए, ये सूर्य नमस्कार की जो प्रक्रियाएं दिया इस गोलाकृति के अंदर, इसमें ये चित्र दिया है। ये इसके जो 12 आसन है सूर्य नमस्कार के, ये प्रक्रिया इसमें बताई गई, दर्शाई गई है। सातवां, इस स्थिति में धीरे धीरे सांस भरकर छाती को आगे की तरफ खींचकर और दोनों हाथों को सीधा कर दो और गर्दन को पीछे ले जाओ और घुटनों को जमीन से जोड़कर स्पर्श करके पांव के पंजे पर खड़े हो जाओ। वो क्या है, मूलाधार को खींचकर उस पर ध्यान केंद्रित करो। ये सातवें प्रकार का आसन बताया गया है। अब आठवां आता है सांस का धीरे धीरे बाहर छोड़ना, यानी कि बाएं पैर को पीछे ले जाओ और दोनों पैरों की एड़ियों को जोड़े रखो और शरीर को पीछे की तरफ खींचो और दोनों एड़ियों को जमीन से जोड़े रखो और नितंबों को ऊपर करो और गर्दन को नीचे झुकाकर ठोड़ी को गले में दबा दो। सहस्त्रार चक्र पर ध्यान केंद्रित करो। ये आठवां चक्र इसमें बताया गया है। अब नवां बताया है इसमें है कि इस स्थिति में सांस भरकर दाएं पैर को पीछे ले जाओ और छाती को खींचकर आगे लाओ और गर्दन को पीछे झुकाओ और पैर पीछे खींचा हुआ रखो और पंजे पर खड़ा करो और कुछ क्षण यूं ही रहो। ये विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। 10वां है कि श्वास को धीरे से छोड़कर आगे झुको और हाथ को कान से लगाकर गर्दन के साथ नीचे झुकाकर दोनों पैरों की तरफ की जमीन को स्पर्श करो। घुटना सीधा रखो और सिर घुटने में लगाओ। ध्यान नाभि के पीछे जो मणिपुर चक्र है पर केंद्रित करो। थोड़ी देर यूं ही रहो और कमर और मेरुज की समस्या हो तो इसे भी मत करो। 11वां पॉइंट है कि श्वास अंदर खींचकर दोनों हाथ कान से लगाकर ऊपर की तरफ सीधा करो और गर्दन के साथ पीछे झुकाओ और गर्दन के पीछे विशुद्धि जो चक्र है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस आसन को करो। अब लास्ट का है 12वां कि दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़कर सीधा खड़े रहो और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके सूर्य का आह्वान ओम मित्राय नमः मंत्र से करो। इस प्रकार से ये सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया के 12 पॉइंट्स आसन बताए हैं, उसका हमने वर्णन किया है।
शिंगोंग चाइनीज प्राणायाम, शिंगोंग नाम है, चाइनीज प्राणायाम है। उसमें क्या है कि भारतीय प्राणायाम पद्धति जैसी एक प्रणाली चीन में है जिसे शिंगोंग कहते हैं। चीन के शिंगोंग विद्वान केनेथ एस कोहेन ने द वे ऑफ शिंगोंग पुस्तक में इस पद्धति का सुंदर परिचय दिया है। वे लिखते हैं, शिंगोंग शरीर को दुरुस्त करने का एक संपूर्ण अभ्यास और ध्यान पद्धति है जिसमें मुद्रा, मालिश, श्वासोश्वास और एकाग्रता करने जैसी क्रियाएं शामिल हैं। केनेथ एस कोहेन ने इस पुस्तक में स्व अनुशासन को शारीरिक मानसिक घटक के रूप में प्रस्तुत किया है। शिंगोंग को चीन के दाओवाद के विस्तार के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसका मुख्य हेतु मन की स्थिरता, शांत व्यवहार और नियमित रियाज का है। इसका अभ्यास करने से ब्लड प्रेशर, पाचन तनाव, स्थायी चिंता और काम वासना में सुधार होता है। ये प्रक्रिया शरीर को हर दृष्टि से निरोगी रखती हैं। शिंगोंग में ध्यान, श्वास यानी का नियमित और हलन चलन की कसरत होती है। शी शब्द का अर्थ होता है ऊर्जा, प्राण, जीव या आत्मा, जिसको हम कहते हैं, यहाँ वहां पे क्या कहते हैं, इसको शी शब्द बोलते हैं। और गोंग शब्द का अर्थ है उत्कर्ष या प्रभुत्व, ऊर्जा का उत्कर्ष या ऊर्जा का प्रभुत्व। शिंगोंग का इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। चीन में सैकड़ों स्वरूप में शिंगोंग का प्रयोग होता है, लेकिन मूलभूत रूप से उन तमाम रूपों में तन व मन का संतुलन केंद्र में है। शिंगोंग एक प्रकार की हल्की कसरत ही है जिसमें श्वासोश्वासन की क्रिया और शरीर की क्रिया के बीच तालमेल बिठाया जाता है। शिंगोंग एक जीवन ऊर्जा है, मछली की तरह जैसे पानी के आधार का या पंछी की तरह हवा के आधार का जिस तरह पता नहीं होता, उसी तरह हम अपने श्वास से जागृत नहीं होते। यानी कि मछली को क्या चाहिए, पानी चाहिए, पानी के बिना वो रह नहीं सकती, उसकी कसरत, उसका जीवन पानी ही है। पंछी को क्या चाहिए, आकाश चाहिए, हवा चाहिए, ये उसके जीवन के दो मुख्य आधार है, क्योंकि पंछी उड़ेगा तो इन आधारों के बिना वो उड़ नहीं सकता, है ना। इसी प्रकार ये कसरत, ये जो श्वासन प्राणायाम, ये हमारे जीवन के आधार हैं, तो हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए और हमें इस पे भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हमें इनका अनुसरण करते रहना चाहिए। इस जीवन ऊर्जा से जागृत होना और उनका नियंत्रण करना ही शिंगोंग है। शरीर की कुछ मुद्रा, हील डोल, हलन चलन, श्वासोश्वासन की कोई क्रिया और ध्यान के माध्यम से इस जीवन ऊर्जा को प्रवाहित किया जाता है। शिंगोंग बायोफीडबैक की तरह काम करता है, जिसमें तुम्हें इंद्रियों के माध्यम से शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हृदय की धड़कन, मांसपेशी का तनाव और दर्द की अनुभूति, रक्त का प्रवाह और खून का दबाव, इस पर तुम्हें स्वैच्छिक नियंत्रण प्राप्त होता है। और शिंगोंग में व्यक्ति उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं के प्रति जागृत हो जाता है और किस प्रकार स्वस्थ संतुलन की स्थापना करता है, यह सीखने लायक बात है। तो ये सब चीजें शरीर के लिए बताई गई हैं और हमें स्वस्थ शरीर, निरोगी जीवन, लंबा जीवन जीना है, तो इन चीजों का अभ्यास हमें धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार करते ही रहना चाहिए। शिंगोंग कौन कर सकता है? ये टेक्निक स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, सक्रिय, आलसी और अपंग लोग कर सकते हैं, है ना। शिंगोंग खड़े रहकर, बैठकर या उल्टा सीधा सोकर हो सकता है। ये शिंगोंग के बारे में बताया गया कि हर कैटेगरी का इसको कर सकता है, इसमें कोई इतनी कठिनता नहीं है, अर्थात वह सबको ही माफिक होती है। हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता और मर्यादा के अनुसार इस टेक्निक को कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को बीमारी हो या चोट लगी हो, तो वह व्यक्ति उसके अनुसार शिंगोंग करके बीमारी और चोट को ठीक भी कर सकता है। देखिए ये शरीर को स्वस्थ रखने में कितना अहम भूमिका है इसकी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम कोई इलाज करवा रहे हो तो उसके साथ साथ शिंगोंग का प्रयोग भी किया जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि शिंगोंग को और किसी दूसरे इलाज के विकल्प के रूप में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। मगर केवल शिंगोंग ही कर लेंगे और हमारे को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो जिस चीज जो प्राथमिकता है वो तो करनी ही पड़ेगी। यदि हमें इलाज करवाना है तो वो भी कराएं, मगर इलाज के साथ साथ इसको किया जा सकता है। और शिंगोंग के लाभ, शिंगोंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह शरीर में से सुस्त ऊर्जा और ब्लॉकेज यानी कि अटकाओं, अवरुद्धताओं को दूर करता है। और शरीर में जब जरूरत से अधिक ऊर्जा या बहुत कम ऊर्जा हो तब कुछ और असुविधा पैदा होती है, तो शरीर का सुख ऊर्जा के संतुलन में से आता है। अर्थात शिंगोंग मूलतया
आंतरिक ऊर्जा के असंतुलन को दूर करने का काम करता है। यानी हमारे शरीर में अंदर आंतरिक जो संतुलनता है उसको बन रखता है, और ये बहुत ही फायदेमंद है। शिंगोंग के लाभ धीरे धीरे प्राप्त होते हैं और लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं, इसलिए सप्ताह में एक बार जोर शोर से शिंगोंग करने की बजाय हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रयोग करो तो अधिक लाभदायक। अपन कहते हैं ना, एक दिन कर लेते फिर चलो 10 दिन नहीं करेंगे, वो नुकसान देगी। और धीरे धीरे अभ्यास में करेंगे ना, नियमितता से, तो वो हमें फायदे पहुंचाएगी। शरीर शिंगोंग के कारण पूरे शरीर के अंदर रक्त और ऊर्जा का प्रभाव पहुंचने के कारण सारे शरीर में विभिन्न अंगों को पोषण मिलता है और अंदर की थकान व सुस्ती दूर हो जाती है। शिंगोंग के कारण सफेद रक्त कणों के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है, जिस कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत होती है। तो इसको करने से तो फायदे ही फायदे, नुकसान की तो गुंजाइश ही नहीं है। आज का चैप्टर यहाँ पे विराम लेता है, और अब इसमें बताया है कि व्यायाम जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसे अत्यधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीड़ा हो तब तो भी व्यायाम जारी रखो। घुटने, नितंब और जॉइंट जोड़ों को नुकसान पहुंचता है। अच्छी बात यह भी है कि कुछ खास प्रकार के व्यायाम और खुराक डाइट से मसल्स के टिश्यू खुद ब खुद रिपेयर हो जाते हैं और नए बनते हैं। यानी कि व्यायाम बहुत जरूरी चीज है, और भोजन भी करना नियमितता से बहुत जरूरी है। और इन चीजों को हम फॉलो करेंगे तो हमें बहुत फायदे होंगे। ये डॉक्टर वाल्टर लोगो बायोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के हैं, उन्होंने ये बात लिखी है कि व्यायाम जरूरी है। जी, आज हम यहीं पे विराम की ओर चलते हैं, और अब आगे आइए नम्रता जी, क्या है हम आगे के लिए बताइए, और सबको कैसा लगा, क्या अनुभव किया, और किस प्रकार से हो सके अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने मन लगा के सबने सुना है, बहुत सुंदर, और ये अपनी यात्रा बिल्कुल सुचारू पथ पे चल रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आज तो सूर्य नमस्कार की इम्पोर्टेंस हमें इकिगाई से भी पता चल गई कि सूर्य नमस्कार का कितना महत्व है। और एक जो एक्सरसाइज है, जो 12 आसनास इसमें है, वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज रहता है। थैंक यू सो मच। अब कल्पना मैम क्या कुछ शेयरिंग दे रही हैं, मैम का सुनते हैं। थैंक यू। नहीं, बोलने को तो बहुत कुछ है, पर वक्त की कमी के कारण मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। पर यही कि सूर्य नमस्कार तो हमारा पौराणिक है ही, और इसमें सारे, सच में सारे चक्र, सारे अंगों की इस तरह से पूरा हो जाती है। तो 2, 5 या जो भी करें, और भोजन का भी जो बताया, फिर वॉकिंग का बताया, चलने का बताया, चढ़ने का बताया, पहाड़ों का बताया, वो सच में ये सब कुछ है ही। पर मशीनों के कारण से सब कुछ छूटता जा रहा है, जॉब वगैरह, इसके कारण से कुछ कई बातें पॉसिबल हो ही नहीं रही है। पर अब फिर थोड़ा बहुत वक्त निकाल के भी सब अपने शरीर के लिए कर रहे हैं, ये अवेयरनेस आ रही है। और हर कोई कुछ ना कुछ अपने काम के लिए ही कर लेता है, काम करते करते भी कर लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो बस अब बहुत ही अच्छा रहा। और हमारा तो ये जुड़ा ही हुआ है, मोदी जी ने भी हमारा योग इंटरनेशनल तक पहुंचा दिया है, उसमें सूर्य पहुंचा दिया। नमस्कार भी है, सब कुछ। तो हमें तो प्राउड लेना है। क्या हाँ, बोलेगा, और जो 75 इसमें साल। कहा था कि वो लोग अपने खेत में उगाते हैं, वो वायरी, वायरी बोला ना, तो वायरी हाँ, गुजराती में खेत को बोलते हैं। हाँ जी, अच्छा, मैंने सोचा कि भाई वो आजू बाजू की जगह। हाँ, अच्छा। नहीं, यहाँ पे हाँ, वायरी है, जाऊँ ऐसा, मतलब खेत पे, खेत बोल तो ही वायरी हाँ, बोलते तो ये हैं। हाँ इन्होंने जी, जो लिखा ना पुस्तक को, वो गुजराती है। हाँ जी, जी हाँ, ये जो राजकोट राज के भी गोस्वामी जी बात है ना, आई थी तो वीरा ने बोला था जी। हाँ, ये गोस्वामी हम्म, जी है ना, खुद गुजराती हैं। हाँ, राजगुरु ब्राह्मण है। हाँ, हाँ। जी, प्रकृति जी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। फिर से यही कहेंगे, बहुत अच्छा। इतना खान पान का, जैसे कि वो ये कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया, क्योंकि कोरोना के बिल्कुल। बाद से लोगों को हेल्थ पे ध्यान देना आ गया। क्योंकि अभी उस समय तो कोरोना ने देखा ही नहीं कि हाँ कौन बड़ा आदमी है, कितना पैसा है, गरीब अमीर छोटा बड़ा बच्चे सारे गए। सब लपेटे तो में आ गए।
सब आ गए, सब आ गए पूरा। मुझे नहीं लगता कि किसी के भी रिलेशन में ऐसा हो जिसे कोरोना ना हुआ हो, या कोई घर ऐसा बचा हो जिसे ना हुआ हो। तो भरी हुई उसके बाद तिजोरी काम से नहीं, जी भरी हुई तिजोरियां जो थी ना पैसे की, वो भी काम ना आई। बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब सामान है। उसमें कोरोना ने सिखाया कि पैसा कुछ भी नहीं है। आप जो खुद के लिए कर रहे हो, शरीर के लिए कर रहे हो, पैसा रखा रह जाएगा, एक सांस भी नहीं खरीद सकते। उसी ने याद दिलाया कि अध्यात्म से जुड़ो। काफी लोग जुड़ो। उसी से, अध्यात्म से जुड़े हैं, योग से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, प्रकृति से जुड़े हैं। तो उसी ने हमें सिखाया कि हमें प्रकृति के साथ कैसे रहना है। और ये धीरे धीरे अभी यूपी अभी मैं गई थी, तो उधर डेंगू इतना चल रहा है कि डेंगू से भी लोग जा रहे हैं। जा तो रहे हैं बहुत उससे ज्यादा। लोग, हाँ, दवाइयां तो खा रहे हैं, साथ में जो अपना घरेलू उपचार है कि पपाया लीफ है, या जो भी कोकोनट वाटर है, मतलब कुल मिला के प्रकृति से, मतलब बार बार प्रकृति हमें ऐसी चीज दे रही है कि मुझसे जुड़ो, वरना किसी दिन नष्ट हो जाओगे। नष्ट हो तो वही जाएगी। उसमें पूरा आपने ऐसे बताया है कि हाँ, योगा से। और वैसे ही मैंने ज्वाइन करा था योगा, तो उसमें शुरू में, पहले मुझे, जब मैंने ज्वाइन नहीं करा तो मुझे लगता था मेरी जो बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। जब मैंने ज्वाइन करा तो मुझे अपनी औकात पता चली कि नहीं, आप अभी बहुत ज्यादा कठोर हो। तो वो धीरे 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 करके मुझे पता चला कि हाँ, अब मतलब कुछ हद तक अब सही हुआ है। तो योगा तो बहुत जरूरी है, उससे मानसिक शांति भी मिलती है। पूरे दिन का आपका जो बॉडी चार्ज होता है, जो मेडिटेशन से होता है, वो योगा से। योगा भी एक तरह का हमारा ध्यान ही है। तो बहुत सुंदर बुक, बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच मैम। और फूड के बारे में भी, रो फूड पर ही ज्यादा ध्यान हर कहीं पर यही कह रहे हैं। अभी प्रवीण भाटिया जी भी वही कह रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि रो फूड पे ज्यादा, यानी कम से कम कुक हुआ हुआ हो, और प्रकृति से ही जो मिल रहा है वही सीधा खाओ। तो परमात्मा ने पूरी एक प्रकृति, सलाह है। हाँ, प्रकृति का और मनुष्य का जो तालमेल बनाया है ना, वो दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया, हम पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर हैं, और प्रकृति जब प्रकृति पे, तो वो हमको पोषित करती है, वो अपने पोषक तत्व हमको देती है। मगर हम क्या है, हम इस अंधी दौड़ में प्रकृति को दोनों हाथों से नष्ट करने पे तुले हुए हैं। तभी ये इतनी आपदाएं आती हैं। फिर कहते हैं भगवान तूने ये क्या किया। भगवान कहता है बेटा मैंने नहीं किया, तेरे ही कर्मों का फल है, सो तू देख। और अब भी नहीं संभला ना, तो बड़ी मुश्किल है। इसलिए हमें संरक्षण करना चाहिए। कहते हैं ना, पेड़ पौधे उगाओ, है ना, जीवों को संरक्षण दो, है ना। ऐसा नहीं कि उनको मार मार के खाओ, है ना। प्रकृति को ऐसा नहीं दोनों हाथों से नोचो। हम अपनी विलासिता में इतने डूब गए कि पूछो मत। एक यानी कि एक यानी कि घर में 20 रूम है तो 20 ही बेड चाहिए। वो बेड आएंगे कहाँ से? पेड़ों की कटिंग होगी तभी आएंगे ना। भले वो 20 में कोई काम नहीं आ रहे हैं तो 20 कमरे, मगर चाहिए हमको। ये हमारी विलासिता है, क्योंकि हमारे पास संपदा इतनी होगी। तो यानी कहने का मतलब प्रकृति का और मनुष्य का तालमेल है, तो दोनों को एक दूसरे का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। और ये सीख हम अपने से ही शुरू कर सकते हैं, किसी को समझाने वाली बात नहीं है। तो हमें क्या है कि हमें ही इस पे करना पड़ेगा। और इसी पे अभी जो ये अपने जो आते हैं ना, वो काम में लेते हैं टिश्यूज पेपर्स वगैरह वगैरह वगैरह। कितने करोड़ों पेड़ कटते हैं तब ये काम आते हैं। पहले क्या होता था, एक कपड़ा रखते थे जिसको आजकल रुमाल का नाम ले दो। पहले बेचारा रुमाल शब्द नहीं, उसको डेकोरेट नहीं, साड़ी के टुकड़े होते उसको मुंह पहुंच लिया, हाथ पहुंच लिया, बर्तन साफ पहुंच लिए होते थे ना। और आजकल अपन होटल में खाना खाने जाते हैं, 20 टिश्यूज पेपर अपन उस डस्टबिन में डाल देते हैं। सोचिए कितना नुकसान है। और पॉलीथीन का इतना वो हो रहा है ना। पहले एक झोला साल भर तक चलता था, सब्जी लेने जाते थे अपने पापा भैया दादा जो भी हैं, तो एक झोले से साल भर तक वो चलता था, झोला हाथ से सिला हुआ, है ना। और आज एक झोले के अंदर 20 थैलियां आती हैं, मगर उनका उपयोग निकाला फेंका, निकाला फेंका, क्या उसका है। यानी कि देखिए, और इस चीज के लिए हम ही हैं। पहले क्या पत्तल में खाते थे, हम पत्तल में खाना खाते थे, और वो पत्तल जानवर खा के अपना पेट भरते थे, क्योंकि वृक्ष के पत्तों से बनी हुई होती है। आज जो हम ग्लास दोने वो प्लेट्स काम में लेते हैं, उसको ना जानवर खा सकता है। और जिस जमीन पे वो रखी हुई है, वहां यदि आपने जमीन में दाना बोया तो वो ऊपर नहीं आ सकता। यानी वो इतनी जगह वेस्ट हो गई है।
यानी कहने का मतलब ये, इसके लिए तो अवेयर होना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ा मिशन है। तो हम तो अब भी करें कि हम अपने हस्बैंड्स को, बच्चों को, कि भैया झोला लेके जाओ सब्जी लेने के लिए, जितनी थैलियां कम हो सके कम यूज में लो। ये चेतना की जरूरत है। इस चेतना को बारीकी से हम स्वयं देखेंगे, अपने पे लागू करेंगे, तभी हम कर सकते हैं। अन्यथा कहने से, पैम्पलेट छपाने से तो कुछ भी नहीं होने वाला है। पत्री जी ने क्या किया था, किसी को लिया था क्या साथ? स्वयं उन्होंने अपना मिशन शुरू किया था, और आज देखिए उस मिशन से कितने जुड़ गए। उन्होंने बुलाया नहीं था, पहले उन्होंने अपने आप को परिपक्व किया, किताबों का ज्ञान लिया, किताबें पढ़ी, पुस्तकें लिखी, है ना, उस पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरा सक्सेस हो जाएगा। दृढ़ निश्चय था उनका, विल पावर स्ट्रांग थी। तो आज देखिए उसका पूरा ये परिणाम है। और आज मैं तो कहती हूँ, दिल से कहती हूँ, वो आत्मा हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रही है, हजार आंखों से हमें देख रही है, आशीर्वाद देख रही है कि मैंने जो मिशन किया था शुरू, आज वो फलीभूत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी उस दिव्य आत्मा को, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अब आप लोग बताइए, ध्यान का समय तो नहीं है, अगर ध्यान करने का मन है तो फिर करते हैं, अदरवाइज फिर कल का रखते हैं, जैसा भी आप सब लोग डिसाइड करें। आज प्रकृति जी 5 मिनट का करवा देंगे, जितना अपने पास समय अवेलेबल है, 5 या 7 या 10 जो सो है। मुझे कराना है? हाँ, आप ध्यान में बिठा दो, 10 मिनट के लिए सभी लोगों को मौन ध्यान करा देते हैं, आज हो जाएगा, है ना, बाद में आप कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे इसलिए चुना। चलिए सब लोग आंखें बंद कर लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें, आंखों को सरलता से, और चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। प्रकृति सांसें, प्राकृतिक सांसों पर ध्यान। हमारा शरीर ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है, इतने प्यारे से सुंदर से शरीर में इतनी श्रेष्ठ आत्मा को देने के लिए। सारी इंद्रियां हमारी बहुत ही अच्छे से अपना अपना काम कर रही हैं। भगवान का वरदान है कि हम आज मनुष्य रूप में यहाँ पर आए हैं। मनुष्यता का धीरे धीरे हमें आभास हो रहा है कि मनुष्य को क्या करना है। अध्यात्म हमें सिखाता है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं। हमें अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है। हमारा कर्तव्य है हमें हमारी प्रकृति में रहने वाले पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, सभी जीव जंतु की रक्षा करना। हम अपने साधनों से उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हमें अपने देश को उन लोगों से बचाना है जो हमारी प्रकृति को चोट पहुंचा रहे हैं।
जो असंतुलन बनाते जा रहे हैं। इतनी प्यारी सी पृथ्वी पृथ्वी माँ को हमें अपने द्वारा बचाना होगा। बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह से हम एक एक करके एक टीम बनाकर अपनी पृथ्वी को बचाने में आजीवन सबके साथ रहेंगे। हे ईश्वर, आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रकार का शरीर दिया है ताकि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। आपने इस अध्यात्म से जोड़ा है, इस लायक बनाया है कि मैं अपने आजीवन आपको ध्यान में रखकर अपने नगर का, अपने लोगों का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने संसार का, अपनी पृथ्वी का कुछ कहीं पे ना कर सकूं। हे ईश्वर, हे परम पिता परमात्मा, हे नारायण, आपका बहुत बहुत आभार इतने प्यारे मित्र देने के लिए, इतने प्यारे माँ बाप संगी संबंधी देने के लिए, जिनके विचार हमारी ही तरह हैं। हे प्रभु, हमेशा इस बनाए रखना कि कितने भी कष्ट हों, तभी आप हमारे मुख से अपना नाम मिटने नहीं दें। हे नारायण, हे परम पिता परमात्मा, इस परिस्थिति के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हे प्रभु, इस जगत को संभालने की हम सबको सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। एक गहरी सांस लेंगे और हल्के से उसे मुंह से छोड़ दें।
अब अपने चेतना में वापस आते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखें। 5 4 2 1 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें। 5 4 2 1। अपने चेहरे को सहलाते हुए अपने पूरे शरीर पर अपने द्वारा दी गई ऊर्जा को फैलाएं। अपने हाथों को अपने हृदय पर रखें। प्रभु का धन्यवाद देते हुए, इस परिस्थिति का धन्यवाद देते हुए, इस ग्रुप का अपनी आंखों को सरलता से खोलें। एक प्यारी सी स्माइल के साथ इस दिन का धन्यवाद करेंगे। जय